पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में एक ऐसा इलाका है जो अगर भारत के पास होता तो आज दुनिया वैसी नहीं होती जैसी है। ये दुख की बात है कि 1947 में उस समय की भारत सरकार ने इस इलाके को अपने हाथों से जाने दिया। पाकिस्तान में पूरे मुसलमान थे, वो अलग देश क्यों बना? आप मजहब का इस्तेमाल करके दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते। बांग्लादेश भी तो आपका हिस्सा था, वो भी तो मुसलमान थे, वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा था। पीओके में पुलिस और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है जनता। पुलिस वालों के कपड़े हेलमेट की सेल लगा दी गई। एक और तस्वीर देखिए, 10 रुपए में पुलिस वालों के कपड़े बेचे जा रहे हैं। कैसे लगा तुम्हें, कैसे लगा इरशाद कि तुम बच गए? तुम्हें कैसे लगा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे लगा कि तुम बच गए? अरे भाई अभी तो शुरुआत नहीं हुई है, तुम नहीं, अरे ये बताओ जो तुम्हारी मीडिया तुम्हारी सरकार ने शुरू की है कि हम बच गए, इसकी कोई बेसिस तो होगी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में एक ऐसा इलाका है जो अगर भारत के पास होता तो आज दुनिया वैसी नहीं होती जैसी है। ये दुख की बात है कि 1947 में उस समय की भारत सरकार ने इस इलाके को अपने हाथों से जाने दिया। पीओके में आने वाले इस जादुई इलाके के बारे में जब हम आपको बताएंगे तो ये सोचकर आपका दिल बैठ जाएगा कि हमने कितना बड़ा हीरा खो दिया है। जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वो गिलगिट बाल्टिस्तान और उससे लगने वाला वखान कॉरिडोर है। गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके में पड़ता है और गिलगिट बाल्टिस्तान जिस वखान कॉरिडोर से टच होता है वो भारत के लिए बेशकीमती है। ये इलाका लद्दाख से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन भारत की गलती की वजह से पाकिस्तान के कब्जे में है। आज हम गिलगिट बाल्टिस्तान और इस जादुई जगह वखान कॉरिडोर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की सरकार पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में गैर कानूनी चुनाव करवाने जा रही है। भारत ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान से इस इलाके को तुरंत खाली करने को कहा है। अब हम आपको बताएंगे कि अगर भारत के पास पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान होता तो किस तरह से वखान कॉरिडोर पूरे भारत की किस्मत को पलट कर रख देता। दरअसल भारत और अफगानिस्तान आधिकारिक तौर पर एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। भारत अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है। भारत का जो इलाका अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर से लगता है वो पीओके का गिलगिट बाल्टिस्तान है। भारत के आधिकारिक मैप में आपको दिखेगा कि भारत की सीमा वखान कॉरिडोर से टच होती है। हालांकि असलियत में ये इलाका फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में है। अगर वखान कॉरिडोर से टच होने वाला गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के पास होता तो ये एक बड़ा कूटनीतिक खजाना होता। वखान कॉरिडोर एक 300 से 350 किलोमीटर लंबी जमीन की पट्टी है। इसकी चौड़ाई कहीं कहीं 10 किलोमीटर तो कहीं 65 किलोमीटर तक है। वखान कॉरिडोर के उत्तर में आता है सेंट्रल एशिया का देश ताजिकिस्तान। इसके पूर्व में 92 किलोमीटर लंबा बॉर्डर चीन से लगता है। दक्षिण में वखान कॉरिडोर पाकिस्तान और पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान से मिलता है। अगर यह हिस्सा भारत के पास होता तो भारत पूरे सेंट्रल एशिया का हब बन जाता। आज हमें सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए ईरान का चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन अगर हमारी सीमा सीधे तौर पर अफगानिस्तान से जुड़ी होती तो भारत का व्यापार दुगुनी रफ्तार से बढ़ जाता। अगर भारत का सीधा एक्सेस वखान कॉरिडोर तक होता तो भारत के प्रोडक्ट जमीन के रास्ते रूस तक पहुंच जाते। दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता तापी गैस पाइपलाइन। तापी गैस पाइपलाइन 1814 किलोमीटर लंबा एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो तुर्कमेनिस्तान से शुरू होकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और फिर भारत तक पहुंचना है। लेकिन पाकिस्तान के चलते ये प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हो पा रहा है। अगर भारत के पास वखान कॉरिडोर का एक्सेस होता तो तुर्कमेनिस्तान की गैस सीधे भारत तक आती। गैस की कीमत क्या है वो आपको ईरान अमेरिका जंग की वजह से पता ही चल गई होगी। तीसरा फायदा ये होता कि चीन का सीपेक प्रोजेक्ट कभी बन ही नहीं पाता। चीन कभी सीधे तौर पर अरब सागर तक पहुंच ही नहीं पाता। इसी वखान कॉरिडोर के जरिए भारत और अफगानिस्तान साथ मिलकर इस पूरे इलाके की जियोपॉलिटिक्स को बदल सकते थे। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं रह जाती। लेकिन भारत ने 1947 में एक बड़ी गलती कर दी। आज नतीजा ये है कि अगर भारत को यह इलाका वापस लेना है तो अब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं चीन से भी जंग लड़नी होगी। टू नेशन थ्योरी थी, आपने मुल्क डिवाइड किया, ठीक हो गया। अब जो कश्मीर है कि मेजॉरिटी मुसलमान है, जहां आप गिलगिट की बात करते हैं मुसलमान पूरे अरब में मुसलमान है, वो अलग अलग देश क्यों है? पूरे अरब में मुसलमान है, अलग अलग देश क्यों है? ईस्ट पाकिस्तान में पूरे मुसलमान थे, वो अलग देश क्यों बना? आप मजहब का इस्तेमाल करके दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते। बांग्लादेश भी तो आपका हिस्सा था, वो भी तो मुसलमान थे, वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा था, वो क्यों अलग हो गया? आप मजहब को मत इतना एक्सप्लॉइट कीजिए, आप एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा, एक तो ये कि अपना ब्लड मैं आता हूं आपके पास, राजा काशिफ आपके पास आ रहा हूँ। अनुराग सर, ये राजा काशिफ जो है, डॉक्टर राजा काशिफ, ये पढ़े लिखे लगते हैं, ये घुमा रहे हैं चीजें, ये लगातार घुमा रहे हैं। और जिस यूएन का रोना रो रहे हैं राजा काशिफ, अनुराग सर, उसी यूएन की पहली शर्त थी कि पाकिस्तान वहां से सेना हटाए, थी कि नहीं थी? राजा काशिफ, यूएन की पहली शर्त ये थी या नहीं थी? देखो, जो हिस्ट्री है वो तो हिस्ट्री हो गई और आपने कंफर्म कर दिया कि हम कोई बात किसी से मानेंगे, जो हमारा मन करेगा वो करेंगे। स्टार्टिंग से भी वही कहा कि आपकी सेना यहाँ पे आई, हम लोग तो गए नहीं थे वहाँ पे, तो आपने जब कब्जा किया, आपने जो आज वहाँ की जो आवाम है वो आपको आपका चेहरा दिखा रही है। आपकी जो आवाम है आपके साथ बिल्कुल नहीं खड़ी है। अब आप देखते हो वहाँ के प्राइसेस इतने हाई हो गए, वहाँ की जनता रिवोल्ट कर रही है। और कल रात ही की बात है, जो ज्वाइंट अवाम एक्शन कमेटी के मेंबर को आपने मार डाला है। तो आप पूरी तरह से जोर लगा रहे हैं। जिस तरह से आपके इलेक्शन होते हैं वो तो सब जारी दुनिया ने देखा हुआ है। आपके इलेक्शन के इमरान खान की पूरी पार्टी को डिसाइड इलेक्शन आपकी बात आ रही है। चलिए बोलिए। 24 सीटों की बात करते हैं। 24 सीटें तो हमारे यहाँ पे रिजर्व पड़ी है पीओके, हम लोग कराएंगे, हमारा वो उसका पूरा हक बनता है। हमारी असेंबली के अंदर ऑलरेडी वो सीटें रिजर्व है हमारी पीओके के लिए, जो आपने दबा के रखी हुई हैं।
ठीक है हैदर हयात साहब, मैं आ रहा हूं। राजा काशिफ साहब, जो हमारे पाकिस्तानी दूसरे पैनलिस्ट हैं उनको भी मौका मिल जाए, फिर सर आपके पास आ जाता हूं। हैदर हयात साहब, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी यह मान चुका है कि आपने उसको अवैध रूप से कब्जा किया है और जो चुनाव करा रहे हैं वो गैर कानूनी तरीके से करा रहे हैं। फिर आपसे भी वही सवाल पूछता हूं जो राजा काशिफ से मैंने पूछा था, किस कानूनी हैसियत से चुनाव करा रहे हैं साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह आपने अपने इंडियन पैनलिस्ट को बिना टोके टाइम दिया, जरा अनइंटरप्टेड मुझे टाइम दीजिएगा ताकि मैं आपको बुनियादी तौर पर समझा सकूं। ये जो यहाँ पर आपके बैठे एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे ना, यूनाइटेड नेशंस में ये शर्त थी कि पाकिस्तान पीछे हटे, उसके बाद वहां पर प्लेबिसाइट होगा। जनाब शर्त तो ये भी थी कि भारत अपनी फोर्सेस पीछे करेगा। आपने तो 10 लाख की फौज डिप्लॉय कर दी हर नॉन निहत्ते कश्मीरी के ऊपर, एक आपने आर्म्ड भारतीय फौजी। दीपक बोरा साहब आप बोलिए, दीपक बोरा साहब आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं सर, इनका जवाब दीजिए, इनको जवाब देना बहुत जरूरी है। दीपक बोरा साहब के पास तो आपने कौन सी शराइत पर अमल किया? दूसरा, दीपक बोरा साहब दीजिए, कश्मीरियों का हक है, प्लेबिसाइट कश्मीरियों का हक है। आप आज उनको मौका दें बातचीत करने का। इन्होंने शायद वो यूएन का रेजोल्यूशन पढ़ा नहीं है, मैं तो उसमें शामिल था सर, हमेशा हम उसी को पढ़ते थे, बात करते थे। 3 शर्तें रखी गई थी सर वहां पर। पहली शर्त ये थी कि ये जो कबीले और पाकिस्तानी फौज आई है ये पीछे हट जाएंगे। पहली शर्त भारत से पहली शर्त रखेगा कानूनी व्यवस्था के लिए, और पहली शर्त थी कि ये लोग चले जाएंगे कबीले और पाकिस्तानी फौज। दूसरा, हम इतने ही लोग रखेंगे लॉ एंड ऑर्डर का। तीसरा, ये पहले ही लेवल पे नहीं। अरे सर आप जरा जाके पढ़ाई करिए, आप बेकार की बातें करते हैं सर। आप पढ़िए, रेजोल्यूशन पढ़ा आपने, कहिए तो मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर देता हूं वो जो पहला रेजोल्यूशन। सर पढ़ा तो है नहीं आपने, बोलते हैं। पीओके में पुलिस और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है जनता। पुलिस वालों के कपड़े, हेलमेट की सेल लगा दी गई। एक और तस्वीर देखिए, 10 रुपए में पुलिस वालों के कपड़े बेचे जा रहे हैं। सांकेतिक रूप से पुलिस वालों के ये कपड़े बेचे जा रहे हैं और ये एक तरह का तरीका है सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ किस तरह से जनता लामबंद है, कैसे अपने गुस्से का इजहार किया जा रहा है। ये उससे जुड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं। और उग्र भीड़ ने पुलिस वालों को भी पीटा है। लाठी डंडों से पुलिस वालों की पिटाई की गई है। कोटली जिले में आज भी बंद का असर देखा जा रहा है। ये नई तस्वीरें सामने आई हैं, पुलिस वालों को किस तरह से पीटा जा रहा है और कोटली से पुलिस वालों को भगाया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस वक्त लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर। और प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, जो स्थितियां हैं वो तो बद से बदतर होती हुई नजर आ रही हैं और ऐसा लग रहा है पीओके की जो 20 लाख की आवाम है, जो आम लोग हैं, वो अब हुक्मरानों से किसी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। देखिए, ये जो प्रेजेंट मूवमेंट है 2023 से चल रहा है, कभी धीमा कभी तेज, कभी धीमा कभी तेज, लेकिन अभी उसकी हम परिणति देख रहे हैं क्योंकि 2023 से जो अब तक मूवमेंट चला आ रहा है, ये सेम मूवमेंट, उसका कोई अंजाम नहीं निकला है। और ये जो 40 सूत्री डिमांड है उनका, उसका भी कोई लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ ये जाता नहीं दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 मुद्दे हैं जिन पर अभी तक गतिरोध बना हुआ है, उनको भी सेटल करने की बात नहीं है। तो ये मूवमेंट जो है वो सिर्फ अब इन 2 मुद्दों पर ही टिककर नहीं रह जाएगा, बात आगे भी बढ़ेगी। और बात यहां तक हो गई है कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इस बात को ले जाया जा रहा है और यहां भी वही चीजें हो रही हैं जो पाकिस्तान के अन्य प्रांतों में हो रही हैं, यानी फोर्स डिसअपियरेंस, लोगों की आवाजों को दबाए रखना, वहां के जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अपनी बातें नहीं कहने देना। तो ये पूरे पाकिस्तान का एक फेनोमेना है जो इमर्ज होकर आ रहा है। और ये जो डबल इंजन की सरकार वहां चल रही है मुनीर साहब की और शरीफ साहब की, वो अब देखना होगा कि ये कहां जाएंगे। दीपक बोरा साहब, आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त एक मजबूत नेता की भी जरूरत है पीओके के लोगों को, जिसकी सरपरस्ती में आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके? वरना अभी तो राय जो है वो बहुत बटी हुई नजर आ रही है कि करें तो करें क्या। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। एक सेंटेंस में अगर मैं पाकिस्तान का इतिहास बताऊं जी, तो वो सेंटेंस ये है कि एक आलीशान बंगले में जो जनरल कुलकर्णी साहब जैक बूट पहनते हैं, भारी बूट पहनते हैं, वो ऊपर जा रहे हैं सीढ़ियों के, और रेशम के स्लीपर पहन के जो वहां के लोग रहते हैं, चाहे प्रधानमंत्री चाहे प्रेसिडेंट, वो नीचे आ रहे हैं, कैद में जा रहे हैं। लेकिन जो इस समय जो आपने बात की, लीडर, एन एनलाइटेंड लीडर, सर मैं गर्व के साथ कहता हूं भारत के पास वैसा एक लीडर है। अगर वैसा व्यक्ति वहां पर चाहिए, वो फौज से नहीं हो सकता। इनकी ट्रेनिंग होती है सर तोड़ो गोली मारो, बातचीत के जरिए से हल होगा। लेकिन अब ये दौर निकल चुका है सर। नाउ द ओनली वे आउट, मेरा मानना है, जो सरकार है वहां पर जो भी कह रहे हैं पीओके के लोग, जो भारत को अपने सामने देख रहे हैं, हमारी तरक्की को, उनको टॉप प्रायोरिटी देके कहिए हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है, गिव अस अनदर चांस। ये एक एनलाइटेंड लीडर कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त ऐसे लीडर की दरकार है पीओके को, यह भी साफ नजर आता है। आपको कैसे लगा, तुम्हें कैसे लगा इरशाद कि तुम बच गए? तुम्हें कैसे लगा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे लगा कि तुम बच गए? अरे भाई अभी तो शुरुआत नहीं हुई है, तुम नहीं, अरे ये बताओ, जो तुम्हारी मीडिया, तुम्हारी सरकार ने शुरू की है कि हम बच गए, इसकी कोई बेसिस तो होगी। ये ऐसा है जैसे बच्चे हो जिसको इंजेक्शन लगने वाली है, आप कहते हैं बच्चे के पास सुई चली गई और लास्ट मिनट में सुई पीछे चली गई, या फिर 1 सेकंड देर होगी तो बच्चा बोल गए आप गए नहीं, आप बच्चे नहीं, आप बच्चे नहीं, आप बच्चे नहीं, आप बच्चे नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं कि आप बच्चे? हम हंस रहे हैं
कि आपने किस तरह अपने अल्फाज। देखो मैंने तो अभी तक शुरुआत नहीं की है, मैंने शुरुआत नहीं की है इरशाद, मैंने शुरुआत नहीं की है इरशाद, शुरुआत नहीं हुई है अभी। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपका नहीं, मैं आपका, मैं एक मिनट, मैं आपको एक कह रहा हूं कि जैसे ओसामा बिन लादेन को लगा था ना बच के, फिर अंदर आके घुस के मारा ना, आपके तोड़ दिया ना, घर में घुसकर अच्छी तरह से थप्पड़ मारा कि नहीं? अरे बुजदिल पाकिस्तानी, जब तुम्हारे घर में घुसकर मारा, अरे बुजदिल पाकिस्तानी जब अपने घर में घुसकर जब मारा गया, जब मार खाई तुमने तो क्या किया? अरे कोई भी, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट हो, किसी भी इतनी सी सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो घर में घुसकर मार खाने के बाद कुछ करता है? तुम लोग करते क्या हो? अरे बुजदिल पाकिस्तानी, अरे कायर तुमने क्या किया? अभी कह रहे हो बच गए, समर पाल तूर ये कह रहे हो बच गए, मैसेज दी जाए कि बचे कि नहीं बचे? जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, मैं आपसे, देखिए आज आपको इज्जत तब मिलेगी जब मेरी बात सुनेंगे। मेरी बात सुने। पहली चीज तो आप मुझे ये बताएं, आपका डिफेंस मिनिस्टर जी, पहले डिफेंस मिनिस्टर, फिर आपका फवाद चौधरी, फिर तीसरा आपका बिलावल भुट्टो और चौथा इशाक डार, आपके चार मंत्रियों ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने कबूला है कि आपने आतंकवादियों का साथ दिया है। तो अब आप बताएं कि अब बचा क्या है? आपका गलत किस पर है? ये देखिए मैं पानी पी सकता हूं। आप मुझे एक बात बताएं। नहीं इरशाद जी, आप गंदा पानी पी रहे होंगे घड़े का, हिंदुस्तानी। इरशाद जी सुने, अभी जैसे ही पानी खत्म होने वाला है आपको एक अच्छा बिजनेस आइडिया देता हूं, टॉयलेट पेपर का बिजनेस शुरू कर लीजिएगा। पानी तो होगा नहीं, कम से कम आपके हाथों टॉयलेट पेपर तो बिकेगा। नहीं, इनको क्या हुआ कि एक मिनट मैं अभी एक मिनट मैं जरा ये जंजुआ को बुला लेता हूं, मेजर जंजुआ और जनरल बख्शी इन्होंने शुरू किया अभी कि हम किसी तरह से इस पूरे इशू से निकल जाए। जरा विंडो तो चेंज करो। हामिद खान हमारे साथ है। हामिद खान, आप लोगों ने पिछले 48 घंटे से एक लाइन शुरू की है कि हमें माफ कर दीजिए, जो भी हमने किया बहुत गलत किया, हम फिर से नहीं करेंगे, हम निंदा करते हैं, हम कंडेम करते हैं, हम माफी मांग रहे हैं। मगर हामिद खान साहब मेरी बात सुनिए, हामिद खान और जनरल बख्शी, मैं आपको हामिद मेरी बात सुनो। हामिद आपने जो शुरू किया कि हम निंदा करते हैं, हमें बुरा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलती हुई हमसे, हम गलती कर रहे हैं, हम फिर नहीं करेंगे। आप जो दिन में 107 बार सुबह कहते हो वी कंडेम पहलगाम अटैक, ये जो कहते हो ये होता है पानी, ये पानी क्यों दिखा रहा है? पानी नहीं मिलेगी इनको, पानी की बड़ी पड़ी हुई है, मिलेगी आपको, कल भी देंगे। गिलगिट बल्टिस्तान के दोस्तों 10 डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों की 24 सीट पर जो वोटिंग का ये नाटक चल रहा है वो और कुछ नहीं बल्कि उनकी एक सस्ती और नाकाम कोशिश है अपनी इलीगल ऑक्यूपेशन यानी गैर कानूनी कब्जे पर कानून की मुहर लगाकर। लेकिन उन्हें समझ जाना चाहिए कि चोरी की जमीन पर चाहे जितने भी इलेक्शन करो, चोरी हमेशा चोरी ही रहेगी और वही कभी उस जमीन के मालिक कभी नहीं बन सकते। इस चालाकी पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी एमईए ने परसों ही पाकिस्तान को बहुत टाइट किया और एकदम टफ स्टैंड लेते हुए साफ साफ आईना दिखा दिया। इंडिया ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 1947 में जो जम्मू कश्मीर का एक्सेशन यानी विलय भारत के साथ हुआ था वो पूरी तरह कंप्लीट लीगल और इनकन्वीनियंस था, यानी उसे किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता। इसका सीधा मतलब यह है कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख जिसमें गिलगित बल्टिस्तान के एक इंच शामिल है वो भारत का अभिन्न अंग है, था और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान का वहाँ कोई लोकस स्टैंडी यानी कानूनी अधिकार नहीं है। सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान इस रीजन में डेमोग्राफी यानी आबादी का तनाव बना डालने की एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। वो जानबूझकर इंटरनेशनल रूल्स की धज्जियां उड़ाते हुए दोस्तों बाहर के लोगों को वहाँ बसाने की कोशिश कर रहा है ताकि वहाँ के मूल निवासियों की वॉइस यानी आवाज़ को हमेशा के लिए दबाया जा सके। वहाँ के लोगों पर पॉलिटिकल दोस्तों रिप्रेशन यानी राजनीतिक दबदबा बनाकर उनसे बोलने की आज़ादी तक छीन ली गई है। पाकिस्तान खुद आर्थिक बिजली और दोस्तों भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक कंगालीपन से जूझ रहा है। उनकी अपनी आम जनता बेसिक चीज़ों के लिए तरस रही है और खुद लोन के सहारे चलने वाले देश चला है गिलगिट बल्टिस्तान में डेमोक्रेसी लाए। भारत ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान के ये कॉस्मेटिक एक्सरसाइज यानी ऊपरी दिखावा उनके ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन का दोस्तों उल्लंघन है। इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन यानी आर्थिक शोषण और गैर कानूनी कब्जे को कभी छिपा नहीं सकता। ये दिखाता है कि वोटिंग ड्रामा करके पाकिस्तान दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बना सकता क्योंकि पूरी दुनिया अब उनकी सच्चाई जान चुकी है। अमीर ने साफ शब्दों वार्निंग दी है कि पाकिस्तान को हमारी ज़मीन पर जल्द से जल्द वैकेट करना होगा यानी खाली करना होगा। भाई पाकिस्तान का ये सस्ता ड्रामा इस बार तो बिल्कुल भी फ्लॉप हो गया है और उनकी इस बेइज्जती का जवाब हर एक इंडियन उन्हें उनकी ही भाषा में दे रहा है।